हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट, मैं मनीष शर्मा मैथ के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज आपके एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का लेक्चर नंबर 5, जिसके अंदर मैंने आपको जैसे कहा था कि आज हम आपके टेंजेंट और नॉर्मल के कंसेप्ट को समझेंगे। जो आज के लेक्चर को मैं ज़्यादा लंबा नहीं लूँगा, लेकिन हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि टेंजेंट और जो नॉर्मल है इनसे रिलेटेड आपके पास एक एक जानकारी मौजूद होनी चाहिए, जो आपने प्रीवियस क्लास 11th में पढ़ी है और नई क्या जानकारी क्या है वो। ठीक है बच्चों, तो देखिए अब एक एक टॉपिक को ध्यान से समझिए और कोई डाउट है तो ज़रूर पूछना। ओके, तो बच्चों आज का टॉपिक बहुत बढ़िया टॉपिक है, जिससे काफ़ी इंटरेस्टिंग और बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं जो आपके एग्जाम के लिए ऐसे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो आज का बच्चों जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा टेंजेंट एंड नॉर्मल। ठीक है, टेंजेंट और नॉर्मल का डिफरेंशिएशन से क्या रिलेशन है? सबसे पहले माइंड में एक सवाल आता है, आप जब पढ़ते हो दिमाग में सबसे पहले एक सवाल उठेगा, भाई टेंजेंट और नॉर्मल दिए गए क्वेश्चन से क्या, जो डिफरेंशिएशन है उससे क्या रिलेशन होगा? हिंदी में इनको क्या कहते हैं? टेंजेंट को स्पर्शरेखा और नॉर्मल को क्या कहते हैं? इसको अभिलंब। तो बच्चों इसके लिए आपको थोड़ा सा डिफरेंशिएबिलिटी के केस में आना पड़ेगा। इस पॉइंट को समझने के लिए एक बार डिफरेंशिएबिलिटी के केस में आते हैं। ठीक है, थोड़ा सा समझिए इसको ध्यान से। जैसे मान लीजिए ये कोई पॉइंट है ए और ये आपका a प्लस एच, इसके ऊपर ग्राफ मान लो ऐसे जा रहा है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? a कोमा एफ ए, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? एफ ऑफ ए प्लस एच कोमा ए प्लस एच कोमा एफ ऑफ ए प्लस एच, कुछ ऐसे होंगे। ठीक है, तो बच्चों यदि आपको याद हो, आपने डिफरेंशिएबिलिटी का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, यदि आपने क्लियरली इसको पढ़ा हो तो आप लिखते हो एफ डैश एक्स लिमिट एच टेंड टू 0 इक्वल टू क्या होता है? एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एक्स प्लस एच माइनस एक्स। कोई बच्चा सोच रहा होगा सर हमने तो सिर्फ डिवाइड में एच पढ़ा है। कोई बच्चा ये सोच रहा होगा कि सर मैंने तो डिवाइड में सिर्फ एच पढ़ा है। तो बेटा देख सकते हो एक्स कैंसिल हो जाएगा ना यहाँ पे, तो रहेगा क्या डिवाइड में? रहेगा तो सिर्फ एच ही। अब बात आती है, जो कंसेप्ट आता है वो मेन सोचने वाला क्या हमारे लिए वो जरूरी है। अब जो आगे एक प्रोसेस है उसके ऊपर बच्चों हमारा फोकस करना जरूरी है। आपने जब दो पॉइंट दी हो, यदि एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1 y1 हो, दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट x2 y2 हो, तो इनको मिलाने वाली जो लाइन होगी उसका स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? स्लोप जिसे आप हिंदी में क्या कहते हो? प्रवणता या ढाल। ठीक है बच्चों, याद रह जाएगी। स्लोप का फॉर्मूला क्या होगा? मैंने कहा था ना आपको याद करके आना है। प्रीवियस लेक्चर में ये बात मैंने आपको क्लियरली कही थी कि आपको ये पूरी प्रोसेस आपको पढ़ के आनी है। ठीक है, तो आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा है? y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। सही क्या? y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1, यही फॉर्मूला आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा? अब एक काम करते हैं, देखो बच्चों, यदि मैं a को x1 मानूं तो ये क्या हो जाएगा? y1 नहीं हो जाएगा क्या? और इसे x2 मानूं तो ये क्या हो जाएगा? y2। तो एक कंपैरिजन देखो, यानी आपका जो f डैश x को यदि मैं dy अपॉन dx लिखता हूँ, जो स्लोप को मैंने m माना था, m इक्वल टू क्या आ गया? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। यानी बच्चों यहाँ से एक रिजल्ट आ गया, जो स्लोप होता है वो किसके इक्वल होता है? उसके डेरिवेटिव की। यानी अब आपको एक बात याद रखनी है, मैंने कहा था ना कि एक बात होगी जो आपको अलग नई चीज़ पढ़ने को मिलेगी, यहाँ पे फलन से रिलेटेड कुछ अलग बातें सीखने को मिलेगी। तो देखो एक नई बात है या नहीं? यानी अब आप क्या देख रहे हो कि जो स्लोप होता है, जो आपने 11th क्लास में पढ़ा था, वो दिए गए फंक्शन डेरिवेटिव के बराबर हो रहा है। इसके इक्वल हो रहे हैं? डेरिवेटिव के बराबर हो रहा है, यानी उसके डिफरेंशिएशन के बराबर होता है। तो बच्चों अब याद रखना, कोई भी टेंजेंट हो वो कर्व की कोई भी टेंजेंट है उसके जब भी स्लोप की जरूरत पड़ेगी
आप उसको क्या करोगे, डिफरेंशिएट dy/dx। अब बात आती है कि एक स्लोप कर्व की क्या एक ही टेंजेंट होगी, एक कर्व की क्या एक ही टेंजेंट होगी, वैसा तो नहीं हो सकता। तो ये अब इसके ऊपर थोड़ी सी स्टडी और कर लेते हैं कि एक कर्व की एक ही टेंजेंट होती है। तो सबसे पहले बताओ बच्चों, इतनी बात समझ आ गई होगी कि जो dy/dx है वो किसे रिप्रेजेंट करता है, स्लोप को। किसको रिप्रेजेंट करता है बच्चों, स्लोप को। किसके, कर्व के ऊपर जो टेंजेंट खींची जा रही है उसके स्लोप को। बच्चों कई बार इसमें कर्व का स्लोप बोला जाएगा, कई बार क्वेश्चन में कर्व का स्लोप बोला जाएगा, लेकिन कर्व का स्लोप नहीं होता है। स्लोप होता है किसी लाइन का। लाइन क्या होगी, जो आप ड्रॉ करोगे किसके ऊपर, कर्व के ऊपर जो टेंजेंट ड्रॉ करोगे उसके स्लोप की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो देखिए आगे, देखो आगे, मान लीजिए आपके पास कोई फंक्शन है या कोई कर्व की इक्वेशन है y=fx। जस्ट एग्जांपल ये मान लो भाई, ये कर्व कुछ ऐसा है, सिर्फ इतना मान लो एक बार। अब बात आती है इसके स्लोप की। स्लोप का मतलब बच्चों मैं आपको वापस मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, स्लोप का मतलब, कर्व का स्लोप का मतलब ये है कि उसके ऊपर जो टेंजेंट खींची गई है उसका स्लोप। अब बात आती है कि टेंजेंट क्या है, क्योंकि अब देखो मैं इस पॉइंट के ऊपर यदि टेंजेंट बनाऊँ तो वो कुछ ऐसी आ जाएगी। इस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट बनाता हूँ तो वो कुछ यहाँ आएगी, और यहाँ बनाएगी टेंजेंट है वो कुछ ऐसी। तो क्या सभी का स्लोप एक जैसा है? सभी का स्लोप एक जैसा नहीं है, सभी का स्लोप एक जैसा नहीं है। तो अब माइंड में एक और नया क्वेश्चन आ गया, फिर सर हम कैसे समझे वो कौन सी लाइन का स्लोप है? आया नहीं है बच्चों? फिर माइंड में एक क्वेश्चन अराइज होना चाहिए आपके कि भाई वो स्लोप फिर कौन सी लाइन का है। तो बेटा यहाँ पे क्या होगा, आप पॉइंट को इंपॉर्टेंस दोगे, तो आप सीधा स्लोप नहीं लिखोगे, आप लिखोगे dy/dx एट पॉइंट x, y। नीचे हमेशा ये इससे रिप्रेजेंट करोगे, सीधा dy/dx नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, सीधा dy/dx हम नहीं लिखेंगे जब पॉइंट गिवन है। ठीक है, हाँ यदि पॉइंट फिक्स्ड है, पॉइंट गिवन है तो पॉइंट के ऊपर लिखेंगे, पॉइंट गिवन नहीं है तो एक अलग बात होगी, फिर हमें पॉइंट फाइंड आउट करना होगा ना, तब dy/dx यूज होगा। बात समझ आ गई होगी? यानी जब भी आप कर्व के स्लोप को लिखोगे तो आप dy/dx इसके नीचे x, y उस पॉइंट को बता रहा है जिसके ऊपर वो टेंजेंट खींची गई है। अब यदि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मान लो x1 y1 है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x2 y2 हैं, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x3 y3 है, तो इसको लाइन नंबर 1 दे दूँ नाम, इसको लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 3, तो m1 m2 m3 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dy/dx एट x1 y1, ये हो जाएगा dy/dx एट x2 y2, और ये हो जाएगा dy/dx एट x3 y3, कुछ ऐसा। अब बच्चों थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर हुआ? यानी कर्व का स्लोप नहीं होता है। कर्व के स्लोप का मीनिंग क्या होता है, कर्व के ऊपर जो आप टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो उसका स्लोप। ठीक है, लेकिन एक कर्व की बच्चों एक टेंजेंट नहीं होती, एक कर्व की बहुत सारी टेंजेंट होती है। अब हमें कैसे पता चले कि वो कौन सी टेंजेंट है? तो आप उसके नीचे क्या लिखोगे, वो पॉइंट लिखोगे, तो जिस पॉइंट के ऊपर वो स्लोप है ये आ जाएगा। इतनी बात समझ आ गई? अब बच्चों आपने पढ़ा है यदि आपको स्लोप गिवन हो, पॉइंट गिवन हो, तो जो स्ट्रेट लाइन जो उसकी इक्वेशन होती है y-y1 = mx - x1, तो यहाँ पे इस लाइन की इक्वेशन क्या आ जाएगी, dy/dx एट x1 y1 इंटू x - x1। तो बच्चों अब आपके पास यदि पॉइंट आ जाए, स्लोप आ जाए, तो उस पॉइंट के ऊपर जो आपने टेंजेंट ड्रॉ किया आप उसकी इक्वेशन पता कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? इस फॉर्मूले से इजीली पता कर सकते हो ना। अब तो बात समझ में आ गई होगी।
तो बच्चों जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ आएगा वो दो तरीके के केस बनेंगे। या तो आपको स्लोप देकर वो पॉइंट पूछेगा, भाई इक्वेशन के लिए आपको ज़रूरत किस चीज़ की है, दो चीज़ों की है, m एंड x1 y1, यानी एक तरीके से स्लोप और dy/dx, दो की तो जरूरत है। अब dy/dx की न्यूमेरिकल वैल्यू कब आएगी, जब आपके पास पॉइंट हो, और पॉइंट कब आएगा, जब dy/dx की न्यूमेरिकल वैल्यू हो। तो दोनों में से एक केस आपको दिया हुआ मिलेगा, या तो आपको पॉइंट दिया हुआ मिलेगा या आपको dy/dx की न्यूमेरिकल वैल्यू दी हुई मिलेगी। अब कोई बच्चा ये सोच रहा हो कि बच्चा सीधा ये नहीं है कहने का मतलब कि आपको dy/dx हर बार ये लिखा हुआ मिलेगा, हाँ भी इसके लिए 2 है इसके लिए 3 है, ऐसा नहीं है। वो आपको पता करना पड़ेगा दी गई कंडीशन के थ्रू क्या कह रहे हैं। क्या कंडीशन होती है, जैसे सबसे पहले हम नॉर्मल की, तो नॉर्मल जानते हो यदि दो लाइनें परपेंडिकुलर हो उनके स्लोप में जो रिलेशन होता है वो कुछ ऐसा होता है। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल होगा -1/dy/dx, या इसको ऐसा लिखा जा सकता है माइनस का dx/dy। तो नॉर्मल का स्लोप ये होता है, इक्वेशन के वक्त यहाँ पे dy/dx की जगह क्या यूज हो जाएगा, माइनस का dx/dy। तो इक्वेशन ऑफ जो नॉर्मल है, इक्वेशन ऑफ जो नॉर्मल है जो वो क्या आ जाएगी, y - y1 माइनस का dx/dy एंड x - x1। ये लीजिए, क्लियर हुआ कुछ कंसेप्ट, दिमाग में बैठी बातें। यानी अब आपका फोकस इन्हीं पे रहना चाहिए। लेकिन अभी बच्चों कुछ बातें और है जो आपको पढ़नी है। भाई मैंने कहा था कि पॉइंट दिया हुआ मिलेगा, ये कहा था, या स्लोप। लेकिन बच्चों ये नहीं होगा कि हर बार आपको पॉइंट भी सीधा दिखे स्लोप भी सीधा दिखे, ऐसा नहीं होगा। तो फिर पॉइंट की कुछ क्वालिटी देगा वो। जैसे पॉइंट आपको ये दे दिया जाए कि पॉइंट x पर है तो उसके कोऑर्डिनेट x, 0 लोगे, y पर है तो 0, y, तो एक वैल्यू तो ये पता चल जाएगी आपको, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग चलना, आपको याद रखना, सीधा मत चलना है। या और कोई पॉइंट दे दिया जाएगा, जब पॉइंट दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्लोप दिया हुआ आएगा तो पॉइंट निकालना, यहाँ पे बच्चों थोड़ा सा एक्स्ट्रा माइंड लगाने की जरूरत पड़ जाती है। क्योंकि डायरेक्टली स्लोप ना देकर अगर वो कोई अलग तरीके से स्लोप देता है तो स्लोप के बारे में आपके पास पूरी जानकारी होनी जरूरी है। तो एक बार थोड़ी सी स्लोप के बारे में और जानकारी ले लेते हैं, जिससे आपको हम क्वेश्चन करें तब कोई डाउट ही नहीं, ठीक है बच्चों। तो इसी रेज करके आगे बढ़ते हैं। देखो देखिए, तो बच्चों देखो स्लोप के बारे में लेते हैं। सबसे पहले यदि लाइन जो है हम पैरेलल विद x एक्सिस, पैरेलल विद x एक्सिस हो, ये केस हो, यानी जो आपको ये दे दिया जाए जो आपकी टेंजेंट है वो x एक्सिस के पैरेलल है, तो क्या करोगे उस कंडीशन में बच्चों स्लोप यानी जो dy/dx है आपका हमेशा क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। पैरेलल विद x एक्सिस, या ये भी बोला जा सकता है परपेंडिकुलर टू y एक्सिस, ठीक है। पैरेलल विद y एक्सिस या परपेंडिकुलर विद x एक्सिस। तो इस कंडीशन में जो dy/dx होता है बच्चों वो होता है आपका इन्फिनिटी। तो आप यहाँ पे ये लिखोगे कि dx/dy = 0, रिवर्स प्रोसेस में चलोगे, ठीक है। आप क्या चलोगे, रिवर्स प्रोसेस में चलोगे, ओके। यदि ऐसा, यदि जो लाइन है वो इक्वल एंगल विद बोथ एक्सिस, कुछ ऐसा हो, तो
इस कंडीशन में जो आपका dy/dx है वो हमेशा कितना हो जाएगा 1, क्योंकि स्लोप के बच्चों जो डेफिनेशन आपने 11th में पढ़ी थी वो ये होती है कि कोई भी लाइन है जो इसकी पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जो एंगल बनाती है वो इसका क्या होता है, इसके जो टेंजेंट होते हैं, tan थीटा का जो मान है वो क्या होता है आपका स्लोप बोला जाता है। यदि इक्वल बनाने का मतलब 45 तो tan 45 होता है 1, ठीक है। अब टू लाइन आर पैरेलल, जब दो लाइन क्या हो पैरेलल हो तब उनके स्लोप में रिलेशन होगा कि उनका स्लोप क्या होगा इक्वल। थर्ड के सेकंड नेक्स्ट केस, टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, उस कंडीशन में रिलेशन होगा m1 m2 इक्वल टू -1। उस कंडीशन में बच्चों क्या रिलेशन बनेगा m1 m2 इक्वल टू -1 आपका रिलेशन बनेगा। क्लियर हुई बात या अभी भी कोई डाउट है? बोलिए, बात दिमाग में बैठी है तो ठीक है बच्चों। इतनी बातें, ये सारी बातें आपको याद रखनी है। इसके अलावा यदि और कोई केस ऐसा दिया जाता है यानी एक लाइन पैरेलल हो तो आप स्लोप इक्वल होगी, हाँ, और कोई लाइन इस फॉर्मेट में हो ax + by + c = 0 तो इसके स्लोप का फॉर्मूला होता है -a/b। याद रखना, आगे जरूरत पड़ेगी। यदि कोई लाइन ax + by + c = 0 के फॉर्मेट में है तो बच्चों इसके जो स्लोप का फॉर्मूला होगा वो होगा -a/b। क्या फॉर्मूला होगा? -a/b, ठीक है। अब इतनी बात आपके माइंड में शायद फीड हो गई होगी, क्लियर हो गई होगी। कोई डाउट बच्चों नहीं रहना चाहिए। यदि भी रह जाता है तो उसको हटा के क्लियर करो, प्रोसेस को ध्यान से दिमाग में बैठाओ, समझने की कोशिश करो, ठीक है। क्लियर हुआ बच्चों? तो जब तक बच्चों ये इतनी प्रोसेस आपके माइंड में फीड नहीं होगी ना तब तक आगे क्वेश्चन समझ नहीं आएंगे। इतने प्रोसेस पे आपका बेसिकली जो कंसेप्ट पे जो आपकी पकड़ है वो मजबूत होनी चाहिए। देखने में आता है कुछ बच्चे सीधा क्वेश्चन पे आते हैं, बेसिकली कंसेप्ट कवर नहीं होता, तो बच्चों फिर क्वेश्चन के बीच में कुछ बातें ऐसी जरूर उठ के आती हैं जहाँ पे फिर आपको डाउट आने लग जाते हैं। तो वो डाउट ना आए इसके लिए सबसे पहले जो बेसिक कंसेप्ट है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। इसे बच्चों आज के जो लेक्चर है जितना भी है मैंने सिर्फ इसी बात के ऊपर फोकस किया करने के लिए रखा कि ताकि आपका जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। यदि ये क्लियर हो जाता है तो बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा 2 लेक्चर और ज़रूरत पड़ेगी हमें इस टॉपिक को कवर करने के लिए कि जो टेंजेंट और नॉर्मल है, ठीक है। तो बच्चों आज का जो होमवर्क है वो इतना ही कि आपको बेसिक कंसेप्ट सारा स्ट्रॉन्ग करना है, आपको याद करना है, क्योंकि जब नेक्स्ट लेक्चर जो में हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको कोई डाउट ही नहीं आना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट 2 लेक्चर और लगेंगे, इसमें कंसेप्ट कंप्लीट, सॉरी टॉपिक ही कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर।